फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 6 जिसकी शुरुआत में सीन डायरेक्टली डाइनर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर हम बॉयड और इसी के साथ चैनी को देख पाते हैं। चैनी जो कि इस वक्त बॉयड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, सिर्फ इसी वजह से कि आखिर क्यों तुमने सारा को रहने के लिए जगह दी। जहां एक तरफ पूरा गांव उसके खिलाफ है, वहीं पर तुम उसका साथ देना चाहते हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम भी तो इन लोगों के मौत के पीछे का कारण तो नहीं? मगर उस वक्त बॉयड के पास में कोई जवाब नहीं था। इसी वक्त यहाँ पर कैनी भी पहुंच जाता है जो कि यहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है। जैसे ही बॉयड वहां से निकलता है तो सीधा जाकर के चर्च पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके साथ में कुछ अलग होता है। पूरा का पूरा चर्च खाली पड़ा था, सारी टेबल और चेयर्स हटे हुए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई डांस का कंपटीशन होने वाला है। और तभी एक बैलरीना वहां पर पहुंच जाती है जो कि एक व्हाइट ड्रेस के अंदर अपने अंगूठों के बल पर नाचने लगती है। पहले तो बॉयड को कुछ समझ नहीं आता और देखते ही देखते वही गोरी लड़की बार बार बॉयड के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मगर ये सब कुछ तो बॉयड का सिर्फ एक सपना था। वो जमीन पर गिरकर मिर्गी के दौरे पड़ जाने की जैसे हालत में करहा रहा था कि तभी यहाँ पर कैनी और चैनी पहुंच जाते हैं और दोनों बॉयड को मिलकर के खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया? जहां पर बॉयड कहता है कि फिलहाल मैं ठीक हूं, मगर आगे क्या होगा वो मुझे पता नहीं। जिसके बाद में डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है एलिस पर, जो कि इस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा होकर के घर की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। जो भी सामान टूट गए थे, जमीन फट गई थी या फिर कहीं की लकड़ियां टूटकर उनका नुकसान हुआ था, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर फातिमा भी पहुंच जाती है। इन दोनों को बात करता देख करके डोना कहती है कि तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम मैरियल को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरीके से पगला गई थी, क्योंकि उसे नशा करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। न ही ड्रग्स की गोलियां, न ही सिगरेट, न ही दारू, न ही वेपराइजर, न ही LSD। तो वो बहुत ज्यादा पगलाई सी घूम रही थी कि तभी यहाँ पर क्रिस्टी उससे कहती है कि तुम्हें शांत रहना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बस में जो निकली थी वो मुझसे मिलने के लिए नहीं निकली थी, बल्कि रिहैब सेंटर जाने के लिए निकली थी और वो आंटी तुम्हारा ही ख्याल रख रही थी। जहाँ पर मैरियल का कहना था कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे नशे की लत लग गई है, मगर देखो ये चीजें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त कुछ डोजेस हैं, मुझे उनकी जरूरत है। मगर क्रिस्टी उसे हमेशा से इन चीजों से दूर रखना चाहती थी और इस बार भी उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अगेन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। मीनवाइल जंगल के अंदर हम देख पाते हैं कैनी और बॉयड को, जो कि इस वक्त बातचीत करने के लिए एक अलग दूर जगह पर आ गए थे। अब यहाँ पर सबसे अलग चीजें ये होती है कि अगले जो 5 एपिसोड्स आने वाले हैं इसके अंदर एक हमें डांसिंग बॉक्स दिखाया जाएगा। ऐसा ही एक डांसिंग बॉक्स या ऐसा ही एक डांसिंग बाउल हमने बैलरीना मूवी के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी हम देख पाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी लड़की व्हाइट कलर की ड्रेस के अंदर उसके अंदर डांस करती रहती है। और यही टोन जो इस एपिसोड की शुरुआत में या फिर कहीं की सीजन की शुरुआत में एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि बूढ़े ने बोला था कि टोन के खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, यानी कि ये टोन ही है जो कि यहाँ पर इन्हें बांधे रखती है या फिर कहीं की मुसीबतों को बुलाती है। अब इस टोन के बच जाने के बाद में अचानक से बॉयड के हाथ में दर्द होने लगता है और पता नहीं वो लड़की जो कि उस चर्च के अंदर डांस कर रही थी वो वापस से यहाँ पर आकर डांस करने लगती है। हालांकि कैनी उसे देख नहीं पाता, मगर बॉयड उसे साफ साफ तरीके से देख पा रहा था। मीनवाइल सीन अगेन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर परेशान बॉयड पहुंचता है क्रिस्टी के पास में और उसे बताता है कि दिन ब दिन मेरी जो हाथ का दर्द है ये खत्म तो हो गया है, मगर मुझे अचानक से नए नए विजन्स आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई लड़की डांस कर रही है, आसपास के अंदर कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर जैसे मानो कोई कंपटीशन होने वाला है और बार बार वो लड़की मुझे आकर के सेड्यूस करने लगती है। रीजन मुझे पता नहीं, मगर क्रिस्टी मुझे ये चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। जहाँ पर क्रिस्टी उसे कुछ दवाइयां देती है और आज रात को यहीं पर सोने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिम और उसकी पूरी फैमिली को, जो कि इस वक्त चैनी आंटी के घर में चैन से बैठा हुआ था। यहाँ पर ये लोग डिनर करने ही वाले थे तो यहाँ पर डोना आकर के इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि देखो जिस तरीके से लोगों की गिनती यहाँ पर बढ़ी है तो खाने पीने में घटोतरी हो गई है, यानी कि अब हमारे पास में काफी ज्यादा लिमिटेड फूड ही बचा है जिसे हमें धीरे धीरे करके इस्तेमाल करना होगा। अब जहाँ एक तरफ तो हैवानों से इनका पीछा छूट नहीं रहा था और ऊपर से अब खाने की दिक्कत भी इन्हें होने वाली थी। यहाँ पर अगेन हॉस्पिटल के अंदर हमें बॉयड दिखाई पड़ता है जो कि अगेन उन्हीं सारे विजन्स को देख करके पगला गया था, मगर जैसे इस बार वो पर्दा हटाता है तो वहां पर उसे मैरियल दिखाई पड़ती है। मैरियल उसकी इस हालत को देख करके डर जाती है और कहती है कि आपको इस वक्त सोना चाहिए। वहीं सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर इस वक्त एलिस और फातिमा बैठ करके बातचीत कर रहे थे। फातिमा का उससे कहना था कि तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम थोड़े से बदल गए हो, अलग अजीब अनोखी बातें करने लगे हो, मेरा कभी साथ नहीं देते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत पड़ने पर मेरा साथ छोड़ करके चले जाओ। इन दोनों की हल्की सी झड़प वड़प होने ही वाली थी कि तभी नीचे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आने लगती है। तो जैसे ही एलिस नीचे पहुंचता है तो यहाँ पर एक बूढ़ा टॉड नाम का शख्स उसी काली एल्जिन पर इल्जाम लगाने लगता है कि खाने को एक तो खाना है नहीं और ऊपर से चोरी कर रहा है और जाकर के दूर बैठ करके खा रहा है, हम सबको तो पेट भर के मिल नहीं रहा और ये बस में आए हुए लोग अपना पेट भरना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ पर एलिस
होता तो वो भी कालिया ही है, तो इस दूसरे कालिया की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर टॉड गलती से उसे धक्का देने के चक्कर में एक चाकू दे मारता है। एक तो पता नहीं इस सीरियल के अंदर हर कोई किसी को बचाने की कोशिश करता है और पता नहीं न जाने पीछे खड़े लोगों को ही चाकू से ठोक देता है। ये आज तीसरी बार हुआ है। अब यहाँ पर एलिस की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, शरीर से धनाधन खून बहने लगा था। फातिमा उसके कपड़े फाड़कर उसके अंदर रोकने की कोशिश करती है। वैसे अगर इंडिया में होता तो मैं उसमें हल्दी डाल देता जिससे कि खून को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके, मगर ये इंडिया नहीं है तो यहाँ पे ये लोग कपड़ा ही ठूसते हैं, मगर वो चीजें काम नहीं आती। मीनवाइल हम बॉयड के खराब दिमाग को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने इल्यूजन वाले माइंड को जोड़ करके खतरी को अपने सामने मौजूद पाता है। खतरी इसका दोस्त हुआ करता था और खतरी हमेशा से ही उसे अच्छी और बुरी बातों के बीच का अंतर बताया करता था। तो यहाँ पर अगेन वो उसकी हेल्प करने लगता है और बताता है कि शायद जो चीजें तुम देख रहे हो वो सच भी हो सकती है, मगर सच्चाई क्या है इनके पीछे उसका पर्दा उठाना भी तुम्हें बाकी है। इन बिटवीन यहाँ पर कॉलोनी हाउस के अंदर एलजे ने एक आइडिया देता है, बताता है कि ये जो शैतान हैवान है ये धीरे धीरे चलते हैं, हम अगर फटाफट से भाग करके कार के पास पहुंचे और कार को स्पीड में ले जा करके वहां से निकल जाएं तो हो सकता है कि शायद ये हैवान हमारा पीछा ना कर पाए और हम फटाफट से हॉस्पिटल भी पहुंच जाए। अभी बात रिस्की तो थी, सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल थी, मगर इस वक्त एलिस की जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो बार बार मना करने लगता है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर गए तो बाकी के लोगों की जान को खतरा हो सकता है, मगर फिर भी फातिमा कोई बात नहीं सुनती और एल्जिन को फटाफट से गाड़ी लाने के लिए कहती है और अपना कालिया भी सीधा भागता है बाहर, गाड़ी को चालू करता है, इनके पास लौट आता है। घर का दरवाजा ये लोग खोलते हैं, ये दोनों यानी कि एलिस और फातिमा कैसे तैसे गाड़ी में बैठते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर हैवान उन पर हमला कर पाते कि तभी फटाफट से कालिया गाड़ी निकाल करके भाग जाता है और एक गाड़ी के अंदर अच्छा वन टेक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर चलती गाड़ी में पूरे गाँव का सिनेरियो भी देख पा रहे थे हम, जिसके बाद में ये लोग कैसे तैसे क्रिस्टी के हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टी भी एलिस की इस हालत को देख करके परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर एक बाप जो कि ऑलरेडी अपने ही दुख दर्दों से जूझ रहा है, अपने बेटे को भी इस हालत में देख करके पगला जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे घर वालों के साथ में। एक तो पहले इस जगह पर फंस गया, फिर मेरी वाइफ मर गई और अब मेरे बेटे के साथ में भी ऐसा हो रहा है और मैं तो हुई पगला, तो आखिर अब आगे होगा क्या। मगर सभी लोग उसे शांत करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 2-5 मिनट बैठना पड़ेगा। अब इस वक्त तक एलिस का काफी ज्यादा खून बह चुका था, उसे वापस से ठीक करने के लिए यहाँ पर उसे अगेन खून चढ़ाने की जरूरत थी जो कि था O नेगेटिव, और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल था बॉयड के अंदर। तो अब बॉयड अपना खून कैसे देता, क्योंकि वो तो जानता था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कीड़े चल रहे हैं जो कि मुझे परेशान कर रहे हैं, अलग अलग इल्यूजन्स विजन्स दे रहे हैं, तो अगर ये चीज मैंने अपने बेटे में डाल दी तो वो बेचारा और परेशान हो जाएगा, आखिर मैं अपना खून दूं तो कैसे दूं। हर कोई अगेन परेशान हो गया था कि तभी उसे याद आता है कि अगर जिस तरीके से उस कैसल के अंदर बूढ़े ने मुझे ये बोला था कि मेरा लहू अब तुम्हारा हुआ, तो अगर मैं ये कह दूं उस हैवान को तो शायद ही कीड़े उसके अंदर चले जाएं। अब ये तो बस एक थ्योरी थी, कहीं पर टेस्टेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मगर रिस्क तो उठाना ही था, जिसकी वजह से बॉयड पहुंच जाता है अपना हाथ काट करके उस हॉस्पिटल के बाहर और हैवानों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। कहता है कि आ जाओ सालो, आज तुम्हारी मौत का आखिरी दिन है। कि तभी वहां पर ज्यादा हंसने वाला आदमी पहुंच जाता है जो कि हर बार ये कहता था कि बाहर आ जाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बार वो बॉयड को कुछ कर पाता है कि तभी बॉयड उसका गला काट करके अपना खून उसके गले पर लगा देता है और बोलता है कि मेरा लहू अब तेरा हुआ। इतना बोलते के साथ ही बॉयड के शरीर के कीड़े घुस जाते हैं उस दानव के अंदर और वो मिर्गी के दौरे वाले इंसान की तरह तड़प तड़प कर मरने लगता है। इवेंचुअली वो एक बार तो अपने असली रूप में भी आ जाता है। दूर से ये सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसके बाद वहां पर सभी लोग यानी कि जो सारे के सारे दानव थे वो घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं और बॉयड को कुछ कर नहीं पाते। यही बॉयड मौका पाते ही वहां से निकल जाता है और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच करके अपने बेटे एलिस को खून चढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में ईथन जो कि इस वक्त अकेला था और डोना आंटी की हेल्प कर रहा था बाकी सारे खाने के सामान को संजोने में, उन्हें बचा कर रखने में, क्योंकि धीरे धीरे अब इनका यूज करना है तो सबको लिमिटेड ही खाना मिलेगा। जहां पर उसका पूछना था कि डोना आंटी जिस तरीके से हमारा घर गिर गया, अगर ये वाला घर भी गिर गया तो फिर हम एक ही दिन में मर जाएंगे। जहां पर डोना आंटी का कहना था कि नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने जिस तरीके से हमें इतने दिन जिलवाया है वो आगे भी जिलवाएंगे। और एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि उस हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर खड़े होकर के कैनी और बॉयड सोचने लगते हैं कि क्या हमने सचमुच उस दानव को खत्म कर दिया, और वहां अब कोई दूसरा दानव खड़ा भी नहीं था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।